स्कूल में जीके की बुक्स में ना कई नाम सीखे मैंने। एक्चुअली सीखे नहीं, रटे। फर्स्ट वुमन टू गो टू स्पेस, फर्स्ट वुमन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, फर्स्ट वुमन टू डू दिस, फर्स्ट वुमन टू डू दैट। लेकिन नाम के पीछे की कहानी कभी किसी ने नहीं बताई। बहुत हुआ तो 10 की लिस्ट में किसी एक की तस्वीर पेज पर छपी होती थी। बाकी नाम और तस्वीर को देखकर आप कहानी अपने आप सोच लीजिए कि क्या हुआ होगा। और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आजकल कैसे होता है, लेकिन हमारे ज़माने में ना वो टेबल होती थी मैच द फॉलोइंग वाली। लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। ऐसे और भी बहुत होते थे, लेकिन ये दोनों मुझे स्पेसिफिकली इसलिए याद हैं क्योंकि दोनों में नाइटिंगेल था। और मैं बहुत कंफ्यूज होती थी क्योंकि नाइटिंगेल तो वो बर्ड होती है ना जिसकी बहुत सुरीली सी आवाज़ होती है, ऐसी वाली। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल सिंगर थी तो वो लैम्प लेकर कहाँ जाती थी, और सरोजनी नायडू अगर नाइटिंगेल की तरह गाती थी तो हमें उनके गाने क्यों नहीं आते। और उस ज़माने में तो इंटरनेट भी नहीं था कि फ़ोन उठाए और पूछा ओके गूगल। वैसे आपको भी गूगल से पूछने की ज़रूरत नहीं है, दोनों नाइटिंगेल्स की कहानी मैं आपको सुना दूंगी। नमस्कार, मैं हूँ ईशा। आप जुड़ चुके हैं डॉयचे वेले हिंदी के पॉडकास्ट वो कौन थी से, और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ किस्सा लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। वो कौन थी? शादी के बाद लोग अक्सर हनीमून के लिए जाते हैं, बड़ी कॉमन सी बात है। जिसका जैसा बजट वैसा हनीमून। कोई 1 हफ्ते के लिए जाता है, कोई 1 महीने के लिए, तो कोई साल भर के लिए वर्ल्ड टूर पे भी निकल जाता है। अब जिस फैमिली की मैं बात बताने जा रही हूँ, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो इन्होंने अपना हनीमून काफ़ी एक्सटेंड कर लिया। ब्रिटेन के रहने वाले फैनी और विलियम नाइटिंगेल शादी के बाद हनीमून के लिए इटली गए। ये बात है 1818 की, 1818। तो न्यूली मैरिड नाइटिंगेल जोड़ा इटली गया और इटली उन्हें इतना पसंद आया कि वो वहीं पर रह गया। वैसे आप समझ ही गए होंगे, नाइटिंगेल इनका सरनेम है, सिंगिंग से इनका कोई लेना देना नहीं है। करीब 1 साल बाद इनकी पहली बेटी पैदा हुई। उस वक्त ये इटली के नेपल्स में थे, तो इन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बेटी का नाम रख दिया नेपल्स। फिर 1 और साल बाद एक और बेटी पैदा हुई, तब ये थे इटली के फ्लोरेंस में। तो इस बार भी इन्होंने वही किया, शहर के नाम पर बिटिया का नाम रख दिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हम दो हमारे दो, परिवार पूरा हो गया। तो इन्होंने कहा भाई अब हनीमून खत्म करते हैं, अब जाते हैं वापस घर इंग्लैंड। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको इतनी रईस लड़की की कहानी सुना रही हूँ, माँ बाप के पास इतना पैसा है कि बिना कुछ किए 2 साल तक घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ऐसी लड़की का क्या स्ट्रगल रहा होगा। तो याद रखिए, साल चल रहा है 1820। 200 साल पहले वाले स्ट्रगल अलग होंगे। हालांकि पूरी कहानी सुनेंगे तो रियलाइज करेंगे कि 200 साल में भी स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा बदले नहीं हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत बड़े खानदान में पली बड़ी। सिर्फ रुतबे में बड़ा ही नहीं, लोग भी बहुत थे इस खानदान में। माँ के ही 9 भाई बहन थे, सबके बच्चे भी थे। तो जब सब मिलते थे, घर में अच्छा खासा मेला लग जाता था। फ्लोरेंस 9 साल की थी जब उसने एक डायरी रखनी शुरू की, यूं ही बतौर हॉबी। घर में, रिश्तेदारों में कोई भी कभी बीमार पड़ता तो वो उसमें लिख लेती कि क्या बीमारी थी, क्या सिम्टम्स थे, कौन सी दवा लेकर ठीक हुए, कितने दिन में ठीक हुए। खुद भी जब बीमार पड़ती थी तो भी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती थी। और फिर ठीक होने के बाद, जैसे बच्चे डॉक्टर खेलते हैं, अपनी डॉल्स का इलाज करने लगती थी पूरे प्रोसीजर के साथ। पिछले सीजन में मैंने आपको एडा लवलेस की कहानी सुनाई थी, दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर। वो कहानी भी इसी दौर की थी। इनफैक्ट एडा फ्लोरेंस से कुछ 5 साल ही बड़ी थी। फ्लोरेंस की तरह वो भी ब्रिटेन से ही नाता रखती थी। ये वो दौर था जब स्कूल एजुकेशन अभी ठीक से सेटअप नहीं हुआ था। हाँ, हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी और कुछ चुनिंदा कॉलेजेस थे। तो वहाँ एडमिशन कैसे मिलता था? वहाँ ज़्यादातर रईस परिवार के लड़के जाया करते थे और उन्हें घर पर ही पढ़ाया जाता था। रईस घर की लड़कियों को भी गवर्नेंस कुछ चीज़ें सिखाती थी, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, पियानो या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाना।
इसके अलावा सिलाई कढ़ाई वगैरह वगैरह। जबकि लड़के सीखते थे भारी भरकम चीजें, हिस्ट्री, साइंस, जो बाद में यूनिवर्सिटी में काम आए। इस वक्त जमाना थोड़ा सा बदलने लगा था। एडा की तरह फ्लोरेंस के पापा ने भी कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मेरी बेटी तो पढ़ाई करेगी। तो वो खुद दोनों बेटियों को पढ़ाने लगे, ग्रीक, लैटिन, हिस्ट्री, पोएट्री। फ्लोरेंस को पढ़ाई में इतना मजा आने लगा कि उसे देखते हुए पापा ने उसे दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाना शुरू किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी। इस सब के अलावा फ्लोरेंस को एक और चीज में बहुत मजा आता था, लोगों का ख्याल रखने में, बीमार और जरूरतमंद लोगों की देखभाल करने में। माँ जब भी कभी चैरिटी के लिए, किसी काम के लिए बाहर जाती थी तो फ्लोरेंस भी जरूर साथ में जाती थी। गरीबों को खाना बांटना, घंटों बीमार लोगों की सेवा करना, फ्लोरेंस को इसमें बहुत शांति मिलती थी। जब वो 17 साल की थी तो उसके गांव में इन्फ्लुएंजा फैल गया। घर में फ्लोरेंस और उनके कुक को छोड़कर बाकी सब बीमार हो गए, माता पिता, नौकर चाकर, सब लोग। तब फ्लोरेंस ने उनका बहुत ख्याल रखा। पहले घर में सबको देखती, फिर बाहर गांव में जाकर दूसरों की भी मदद करती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कैसे फ्लोरेंस के पिता ने उसे पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन ये मोटिवेशन तभी तक चला जब तक फ्लोरेंस सयानी नहीं हो गई। 19 साल की उम्र में जब फ्लोरेंस ने कहा कि मुझे अलजेब्रा सीखनी है, प्लीज एक नया ट्यूटर ढूंढ के ला दीजिए ना, तो माँ ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई अब शादी की उम्र हो गई है, अब बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। हिंदी फिल्मों के पापा की तरह ये पापा भी मम्मी के आगे चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, ना बेटी का साथ दिया, ना बीवी के अगेंस्ट कुछ बोले। पॉलिटिकली करेक्ट पापा। पर जितनी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली हो तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदार बच्चे की जिद पूरी कराने के लिए सामने आ ही जाता है। यहाँ एक बुआ ने मदद कर दी तो पढ़ाई लिखाई होती रही। कुछ साल बीत गए और जिस वक्त माँ बाप को लगा कि बस अब शादी का एकदम लास्ट चांस है, तब फ्लोरेंस ने एक बॉम्ब फोड़ दिया। 25 साल की फ्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो पास के एक हॉस्पिटल में जाकर नर्स बनने की ट्रेनिंग करना चाहती है। मासूमियत में उसने ये भी कह दिया कि वहाँ जो डॉक्टर अंकल हैं उन्हें तो पापा जानते हैं, उन्हीं के साथ 3 महीने की ट्रेनिंग कर लूँगी। और वहाँ रुकी नहीं, उसने बहुत लंबे प्लान्स बनाए हुए थे कि पहले ट्रेनिंग करूँगी, नर्स बन जाऊँगी, फिर अपनी जैसी नर्सेस का एक संगठन भी शुरू कर दूँगी। उसमें सब मेरी जैसी अपर क्लास एजुकेटेड, हाईली मोटिवेटेड लड़कियाँ होंगी। ये बेचारी पूरे एंथुजियाज्म के साथ अपने पूरे प्लान सुना रही थी और माँ बाप के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी कि ये क्या बोले जा रही है। वो एकदम सकते में आ गए कि ऐसे ख्याल हमारी सीधी सादी बच्ची के दिमाग में आए कहाँ से, किसने डाल दिए। तुमने एक बार नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, समाज को हम क्या मुंह दिखाएंगे। आप देख रहे हैं, टाइम एंड लोकेशन अलग है लेकिन सिचुएशन और रिएक्शन आज के इंडिया वाला ही है। अच्छे घर की लड़कियां ये सब काम नहीं करती, अस्पताल जाओगी, शर्म नहीं आई ये सब कहने से पहले। अब जिस जमाने की मैं बात कर रही हूँ तब आज जैसे 5 स्टार हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ही था खैराती अस्पताल वाला। वहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों का इलाज होता था जो इतने गरीब थे कि उनके पास कहीं और जाने की जगह ना हो, क्योंकि अच्छे घर के लोगों का इलाज तो घर पर होता था। डॉक्टर साहब आते थे बस्ता उठाकर, और यहाँ इस अच्छे घर की लड़की कह रही थी कि मैं जाऊंगी अस्पताल बस्ता उठाकर। और फिर न जाने क्या क्या बीमारियां होती हैं लोगों को। ऐसे लोगों को हाथ लगाओगी, ऐसी गंदगी में रहोगी, मजाक लग रहा है तुम्हें? इस जमाने में डॉक्टर भले ही थे लेकिन प्रोफेशनल नर्सेज नहीं थी, आया होती थी। गरीब घर की लड़कियां जिनके पास घर चलाने का और कोई जरिया नहीं होता था, वो ये काम करती थी। बीमार लोगों के गंदे कपड़े साफ करना, उनके घाव पोंछना। एक रईस घर की लड़की कह रही थी कि वो इस तरह का घिनौना काम करना चाहती है। माँ बाप के नजरिए से सोचकर देखिए, उनके पैरों तले तो जमीन खिसक गई थी। तो अब आपको समझ में आया कि रईस घर की लड़की का स्ट्रगल क्या था। ऐसा स्ट्रगल जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। कई साल बीत गए, ना उसकी जिद छूटी ना घर वालों की। फ्लोरेंस ने कई बार ये भी ऑफर किया कि मैं चर्च में नन्स के साथ काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी एक तरह से नर्स का काम ही करती हैं। इससे घर वालों की इज्जत भी नहीं घटेगी। लेकिन माँ बाप की भी तो अनापर बनाई थी ना। वक्त बीतता गया, फ्लोरेंस एक अच्छी बेटी के फर्ज निभाती रही। हाई सोसाइटी पार्टीज में जाना, म्यूजियम्स, लेक्चर्स अटेंड करना और फॉरेन ट्रिप्स पर भी जाना। वो होता है ना, जब माँ बाप देखते हैं कि किसी एक चीज़ के लिए आप हर्ट हो तो कॉम्पनसेट करने के लिए किसी और चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं। यहाँ
फैमिली फ्रेंड्स जब विदेश जाते थे तो फ्लोरेंस कहती थी मुझे भी जाने दीजिए प्लीज। उसका उदास चेहरा देखकर वो मान भी जाते थे। फ्लोरेंस फ्रांस भी गई, इटली भी, ग्रीस भी गई, इजिप्ट भी, और नर्स बनना उसके दिमाग में ऐसा अटका हुआ था कि जहां भी जाती थी वहां या तो किसी अस्पताल में जान पहचान कराती थी या फिर कॉन्वेंट में नन्स के साथ दोस्ती कराती थी। एक बार वो जर्मनी पहुंची और जिन फैमिली फ्रेंड्स के साथ वो आई थी उन्हें उस पर तरस आया कि भाई बड़े कठोर माँ बाप हैं, बच्ची की थोड़ी सी इज्जत मान ले, शौक पूरा हो जाएगा तो सर से फितूर भी उतर जाएगा। तो 2 हफ्ते के लिए ये लोग ड्यूसलडॉर्फ आए थे और यहाँ पर एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट था। फ्लोरेंस के लिए ये किसी सपने के पूरा होने जैसा था। यहाँ एक्चुअल कोर्स तो 2 साल का होता था, लेकिन फ्लोरेंस के लिए 2 हफ्ते भी काफी थे। जब घर वापस लौटी तो माँ बाप बच्ची की खुशी देखकर हैरान। उन्हें लगा कि हवा पानी बदलने का वाकई बच्ची पर असर दिख रहा है। लेकिन जब हकीकत पता चली तो उफ। मैडम फ्लोरेंस यहाँ रुकी नहीं। माँ बाप की मिट्टी पलीत करना तो अभी बाकी था। एक मैगजीन के लिए आर्टिकल लिख दिया उन्होंने, अपने 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस बताते हुए। हाँ, घर वालों की परवाह करते हुए नीचे अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन लोगों के लिए समझना बहुत आसान था कि कौन अभी जर्मनी से लौटा है। फ्लोरेंस इस बीच 30 साल की हो चुकी थी। अपने 7 साल के मंगेतर को भी अब वो फ्रेंड जोन कर चुकी थी। तो माँ बाप को समझ में आ गया था कि अब तो लड़की पूरी तरह हाथ से निकल चुकी है। शादी इसने करनी नहीं है, पूरी दुनिया के आगे आर्टिकल लिख कर ये ढिंडोरा तो पीट ही चुकी है, तो भाई अब जो करना है करो। तो फ्लोरेंस पहुंच गई एक बार फिर जर्मनी। पूरी 2 साल की ट्रेनिंग तो वो अब भी नहीं कर पाई, लेकिन 3 महीने की ट्रेनिंग करके लौटी। इस बीच पिताजी ने भी ऑफर कर दिया कि एक घर खाली रखा है हमारा, वो जो तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर अपना संगठन शुरू करना था ना, कर लो वहीं पर। मतलब इतने सालों की तपस्या अब रंग लाई। लेकिन फ्लोरेंस ने कहा कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी थोड़े और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और ये एक्सपीरियंस उन्हें मिला लंदन जाकर। लंदन में एक नया खैराती अस्पताल खुला था, लेकिन ये गरीबों के लिए नहीं था। नाम सुनिए इसका, एस्टैब्लिशमेंट फॉर जेंटल वुमेन ड्यूरिंग इलनेस। जेंटल वुमेन, जैसे जेंटलमैन होता है वैसे जेंटल वुमेन, यानी हाई जेंट्री की वुमेन होती थी। ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन अकेली हैं, बीमारी में उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, विधवा हैं या पुरानी गवर्नर्स, टीचर हैं, जिनके पास समाज में इज्जत है लेकिन अब पैसा नहीं है। ये अस्पताल ढूंढ रहा था एक नई सुपरिंटेंडेंट। फ्लोरेंस को इसके बारे में पता चला तो उसने वहां अप्लाई कर दिया। नौकरी मिल भी गई, लेकिन इस शर्त पर कि सैलरी नहीं मिलेगी, उल्टे अपने कामों के लिए अपना खुद का नौकर साथ में लाना होगा। लेकिन फ्लोरेंस का सपना पूरा होने जा रहा था, तो पैसे मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। और अब तक तो घर वालों ने भी टोकना बंद कर दिया था। तो हो गई फ्लोरेंस लंदन शिफ्ट। पापा हर महीने खर्चा भी भेज दिया करते और फ्लोरेंस वहां काम के दौरान देखती कि डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं, कैसे सर्जरी करते हैं। फ्लोरेंस को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसने पूरा अस्पताल साफ कराया। वो इस बात पर बहुत ध्यान देती थी कि चादरें धुली हुई हों, पोछा लगा हुआ हो, कोई ढंग से काम नहीं करता तो नौकरी से भी निकाल देती थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। 1 साल यहाँ काम करने के बाद फ्लोरेंस ने नौकरी छोड़ दी। अब उसे वो एक्सपीरियंस मिल चुका था जो वो चाहती थी। फ्लोरेंस कुछ बड़ा करना चाहती थी, अब लोगों की खातिर, इंसानियत की खातिर। और वो बड़ा करने का मौका उसे इतनी जल्दी मिल जाएगा, इसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। नौकरी छोड़ने के कुछ ही हफ्तों बाद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे दुनिया सदियों तक याद रखने वाली थी। अब ब्रिटेन की फ्लोरेंस नाइटिंगेल बनने वाली थी द लेडी विद द लैम्प।